वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। काफ़ी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होने वाले दाखिले में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति दे दी है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि नीट पीजी और यूजी प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी आरक्षण मान्य है। इसका मतलब यह है कि चिकित्सकों की भर्ती में होने वाले देरी को लेकर जो चिंता जताई जा रही थी, अब वह प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इस फैसले के साथ नीट पीजी में दाखिले की बाधित राह खुली है, लेकिन ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को लेकर शीर्ष अदालत का जो स्पष्ट रुख सामने आया है, वह इस मसले पर चल रही कई बहसों के लिए एक तरह से जरूरी जवाब भी है। अदालत के मुताबिक अनुच्छेद 15(4) और 15(5) हर देशवासी को मौलिक समानता देते हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं उत्कृष्टता व्यक्तियों की क्षमताओं को नहीं दर्शाती हैं। ऐसे में कुछ वर्गों को मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। दरअसल उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में एक आम प्रचलित दलील यह रही है कि इससे योग्यता के सिद्धांत का हनन होता है, लेकिन योग्यता बरक्स आरक्षण का तर्क जितना सिर्फ सतह पर मौजूद धारणाओं पर निर्भर रहा है, उससे ज़्यादा यह समाज में पलते बढ़ते बहुस्तरीय आग्रहों से संचालित होता रहा है। सच यह है कि देश में नौकरियों या उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण एक ऐसी विशेष व्यवस्था के रूप में लागू की गई है जिसके जरिए समाज में कई वजहों से पिछड़ गए तबकों को उनके वाजिब अधिकार दिलाने के लिए सशक्तिकरण की एक अहम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। यूं भी एक लोकतांत्रिक और सभ्य समाज और उसका सक्षम हिस्सा अपने बीच के वंचित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अपनी ओर से पहल करता है। इस मसले पर हमारे देश में जमीनी स्तर पर समाज की हकीकत और सार्वजनिक जीवन में वस्तुस्थिति को नज़रअंदाज करके आरक्षण पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में आरक्षण के सवाल पर जो राय जाहिर की है, वह ऐसी कई बहसों को दिशा दे सकती है। अदालत ने खास तौर पर योग्यता और आरक्षण की बहस को यह कहकर स्पष्ट किया है कि आरक्षण किसी भी तरह से योग्यता के विपरीत नहीं है, बल्कि यह इसके वितरण प्रभाव को आगे बढ़ाता है। यही नहीं, अगर खुली प्रतियोगी परीक्षाएं अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धा के समान मौका मुहैया कराती हैं, वहीं आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि अवसरों को इस तरह से वितरित किया जाए ताकि पिछड़ गए वर्ग ऐसे अवसरों से समान रूप से लाभान्वित हो सकें जो आमतौर पर संरचनात्मक बाधाओं के कारण इससे छूट जाते हैं। यूं आरक्षण के संदर्भ में होने वाली बहसों में यह भी कहा जाता रहा है कि
योग्यता को सामाजिक संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके समांतर राज्य की ओर से वंचित वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किए जाने के प्रयासों के तहत आरक्षण समाज में बराबरी स्थापित करने के एक अहम औजार के तौर पर काम करता है। विडंबना यह है कि जो आरक्षण कई वजहों से अवसरों और अधिकार से वंचित रह गए तबकों को सामाजिक न्याय मुहैया कराने की एक व्यवस्था है, वह कई वजहों से राजनीति के दाव पेंच में उलझता रहा है। अब शीर्ष अदालत के ताजा रुख के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मसले पर विचार और बहसों में एक स्पष्टता आ पाएगी। यह अच्छी बात है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने में तत्परता दिखाई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से जारी घोषणा पत्र को जिस तरह भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र नाम दिया गया, उससे यह स्पष्ट है कि पार्टी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। कांग्रेस ने वादा किया है कि यदि वह सत्ता में आती है तो शिक्षकों, पुलिसकर्मियों आदि की बड़े पैमाने पर भर्ती करने के साथ 20 लाख नौकरियां देगी, और वह भी गारंटी के साथ। इस घोषणा पत्र में अन्य अनेक वायदे भी किए गए हैं, लेकिन यह साफ है कि ज़्यादा जोर सरकारी नौकरियों पर है। निस्संदेह कोई भी सरकार हो, उसे रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर भर्तियां करनी ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ ऐसे जतन भी जरूरी हैं जिससे निजी क्षेत्र सक्षम बने और वह ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा कर सके। पता नहीं क्यों कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बारे में विस्तार से ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, जबकि आज की आवश्यकता यही है कि निजी क्षेत्र रोजगार के अवसरों का सबसे बड़ा जरिया बने। यह आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सरकारी नौकरियां सीमित हैं और सरकारें चाहकर भी सभी युवाओं को उनमें नहीं खपा सकती। यदि सरकारी नौकरियों के सहारे देश को अपेक्षा के अनुरूप समृद्ध बनाया जा सकता होता तो न जाने कब बन जाता। वास्तव में यह समय इस सोच को बदलने का है कि केवल सरकारी नौकरियों के सहारे समाज और देश को समृद्धि की ओर ले जाया जा सकता है। किसी को भी, और कम से कम कांग्रेस को तो इससे भली तरह परिचित होना चाहिए कि हाल के दशकों में देश ने जो समृद्धि हासिल की, उसके पीछे उदारीकरण की उन नीतियों का बड़ा हाथ है जिनके जरिए अर्थव्यवस्था को खोलने का काम किया गया। इसकी शुरुआत कांग्रेस के समय में ही तब हुई थी जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। यह विडंबना है कि जिस कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था को खोलने के कदम उठाकर देश को आर्थिक रूप से एक नए युग में ले जाने का काम किया गया, उसी के नेता और खासकर राहुल गांधी अब न केवल उद्यमियों को लांछित करने में लगे हुए हैं, बल्कि यह समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मोदी सरकार 2-3 उद्योगपतियों के लिए चल रही है। बहुत दिन नहीं हुए जब राहुल गांधी
जगह जगह जाकर मेड इन इंडिया वस्तुओं के निर्माण के सपने दिखाया करते थे, लेकिन अब वह उस वामपंथी चिंतन से ग्रस्त हैं जो इस पर जोर देता है कि सब कुछ सरकार को ही करना चाहिए। स्टॉप।